वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश राज्य का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। ये आप लोग को पता होगा कि अभी जो क्लासेस चल रही हैं वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की हैं। इससे पहले मैंने इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करा दी है। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है जिसमें आप मेरे साथ जीएस सेक्शन कवर कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको इस क्लास की PDF चाहिए। आप अदर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो चाहे यूपी PCS हो, अदर स्टेट PCS हो या इसके अलावा भी किसी वैकेंसी की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। जो भी कोर्स आप लेंगे ज्ञान सर कूपन कोड जरूर अप्लाई करें, आपको 20% का डिस्काउंट भी तुरंत मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी जानकारी चाहिए तो ये नंबर्स आपको दिए गए हैं, इन पर कॉल या मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो ऐप है, यहाँ पर आपको कोर्स से रिलेटेड भी सारी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आपको फुल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, पेड क्विज अवेलेबल है। इसके साथ साथ आप देखेंगे PDF नोट्स के साथ आप टेस्ट भी दे सकते हैं, चाहे वो फुल लेंथ टेस्ट हो या सेक्शनल टेस्ट हो। अगर आप फुल पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो डाउट क्लियर करने के लिए अलग से ग्रुप बनाया गया जहाँ पे आप डिस्कस भी कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। तो ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज हमें पढ़ना है आधुनिक भारत में ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, तो एक एक करके हम समझेंगे इनका क्या प्रभाव रहा हमारे भारत में सामाजिक और आर्थिक। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने, आप सभी को पता है, बक्सर का युद्ध होता है, उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है। इसके बाद क्या होता है, जो बंगाल पर नियंत्रण है वो ईस्ट इंडिया का हो जाता है, क्योंकि ये लोग जीत चुके थे बक्सर का युद्ध। तो इसके बाद बंगाल इनके हाथ में आ जाता है। तो 1765 के बाद बंगाल आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में। तो 1772 में कंपनी ने दोहरी शासन व्यवस्था समाप्त कर दी। जब 1765 में इन्होंने लगाया था दोहरा शासन, ठीक है, वो ख़त्म कब हुआ? 1772 में वॉरेन हेस्टिंग के समय पर। और बंगाल का शासन अभी सीधे अपने हाथ में ले लेते हैं। अपने अधिकारी यहाँ पर इन्होंने नियुक्त किए। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये आता है और इसके तहत कंपनी की गतिविधियों से संबंधित ये पहला संसदीय महत्वपूर्ण कानून हो जाता है। इस कानून के कारण कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के गठन में परिवर्तन होता है तथा उनकी गतिविधियां ब्रिटिश सरकार की निगरानी में आ जाती हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों तथा ब्रिटिश राजनीति के उतार चढ़ाव के कारण फिर से एक कानून आता है 1784 में। इसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। डेट जरूर याद रखिएगा इन सारी एक्ट्स की, और है कि इन एक्ट्स में क्या महत्वपूर्ण प्रावधान भी थे। एक्ट के द्वारा 1786 में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दे दिया गया कि वह भारतीय साम्राज्य की शांति और सुरक्षा या फिर उसके हित को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तो उस पर अपनी काउंसिल की राय को वो ठुकरा सकता है। इसके बाद आपको याद करना 1813 का चार्टर। इस एक्ट के अनुसार ये हुआ कि जो भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। भारत के साथ व्यापार करने की इन्हें छूट दे दी गई। तो 1813 में आपको याद रखना है, मैच द फॉलोइंग में जब प्रश्न बनता है तो ये पूछा जाता है। अब अगर इनकी वाणिज्य नीति की बात की जाए तो 1600 से 1757 तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका एक ऐसे व्यापारिक निगम की थी जो भारत में माल या फिर बहुमूल्य धातुएं लाता था या उसके बदले कपड़े, मसाले आदि भारतीय माल लेकर उन्हें विदेशों में बेचता था। मालगुजारी की नीति इनकी क्या थी कि आयात के लिए भारतीय दस्तकारों के साथ दूसरे माल खरीदने, पूरे भारत की विजय का खर्च उठाने, ब्रिटिश शासन को मजबूत करने, आज के हिसाब से बहुत अधिक वेतन देकर ऊंचे में प्रशासकीय तथा सैनिक पदों पर हजारों अंग्रेजों को नियुक्त करने तथा भारतीय ग्रामों और दूर दराज के क्षेत्रों में उपनिवेशवाद की पूरी घुसपैठ के लिए आवश्यक आर्थिक और प्रशासकीय खर्च उठाने के लिए कंपनी को भारतीय राजस्व की आवश्यकता थी। इतना सब जो ये कार्य कर रहे थे उसके लिए भारतीय राजस्व से ही ये सारे कार्य अपने कर रहे थे। 1813 तक प्रशासन और न्याय प्रणाली में जितने भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए उनका लक्ष्य माल गुजारी संग्रह बढ़ाना ही था। अब इनकी स्तंभरारी बंदोबस्त देखिए। कंपनी ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन तीनों जगह की इन्हें दीवानी प्राप्त हो गई थी।
अर्थात उसे वहां मालगुजारी जमा करने का अधिकार भी मिल गया था। आरंभ में उसने मालगुजारी की वसूली की पुरानी वाली प्रणाली को जारी रखने का प्रयास किया, हालांकि जमा की जाने वाली रकम उसने बढ़ा दी थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल और बिहार में इस्तमरारी बंदोबस्त की प्रथा का आरंभ किया था। तो कब 1793 में किसने किया? तो कॉर्नवालिस ने किया, बंगाल और बिहार में इस्तमरारी बंदोबस्त। इस तरीके से आपको याद करना है। अब पढ़ेंगे ब्रिटिश कालीन भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी जो कुछ प्रथाएं थी। अब इनमें कौन कौन सी प्रथा थी एक एक करके देखिए। पहली थी ददनी प्रथा। ये ददनी प्रथा क्या थी? तो इसके अंतर्गत अंग्रेज व्यापारी भारतीय श्रमिकों शिल्पियों को रुपए अग्रिम संविदा के रूप में देते थे, फिर उनसे कार्य लेते थे। अगली थी कम्योटी प्रथा। इसमें क्या होता था? बिहार और उड़ीसा में प्रचलित इस प्रथा में कमियां जाती थी। इसके कृषि दास मालिक से अपने प्राप्त ऋण पर दी जाने वाला जो ब्याज की राशि थी, इसके बदले जीवन भर कार्य करते थे। एक बार पैसा दे दिया जाता था ऋण की तरह और पूरी जिंदगी भर ये अपना कार्य किया करते थे उनके लिए। 3 कठिया प्रथा भी प्रचलित थी चंपारण बिहार के क्षेत्र में। अब इस 3 कठिया प्रथा के बारे में जान लीजिए। जो कृषक होते थे ये अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध के अनुसार भूमि पर 3/20 भाग होता था, इस पर नील की खेती करना आवश्यक होता था। ये थी 3 कठिया प्रथा। फिर दुबला हाली प्रथा एक होती थी। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादातर आप देखेंगे सूरत जो कि गुजरात वाला क्षेत्र था यहाँ पर प्रचलित थी। और इस प्रथा के अंतर्गत क्या होता था? दुबला हाली भूदास अपनी संपत्ति का और स्वयं का संरक्षण अपने मालिकों को ही मानते थे। उनके मालिक इस समय ब्रिटिश कालीन जो ये शासक हुआ करते थे। फिर अगली थी गिरमिटिया प्रथा। 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक में शुरू की गई थी ये प्रथा। और इस प्रथा में क्या होता था? भारतीय श्रमिकों को एक समझौते के अंतर्गत 5 साल या फिर 7 साल के लिए विदेशों में मजदूरी करनी होती थी। इस समझौते को ही गिरमिट तथा गिरमिटिया प्रथा कहा जाता था। तो ये हो गई जो भी भू राजस्व व्यवस्था पढ़ने वाले हैं उनके अलावा भी अर्थव्यवस्था में जुड़ी कुछ प्रथाएं थी, जैसे ददनी प्रथा, कम्योटी प्रथा, 3 कटिया प्रथा, दुबला हाली प्रथा और गिरमिटिया प्रथा। ये सारी आपको प्रिपेयर रखनी है। अब भू राजस्व की व्यवस्थाएं जरूर पढ़ लीजिए और ढंग से इनको याद करिए। हर बार लगभग प्रश्न कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। तो भू राजस्व की कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी वो देखिए। कब ये लागू की गई, किसके द्वारा लागू की गई, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। खासकर ये कितने प्रतिशत भूमि पर लागू थी। तो भू राजस्व की जो पहली व्यवस्था पढ़नी है वो है रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें क्या था कि थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड इनके द्वारा पहली बात तो व्यवस्था शुरू की गई। और इस व्यवस्था को प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में। कब लागू हुई? 1792 में। तमिलनाडु, मद्रास, बम्बई प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों में और असम तथा कुर्ग के कुछ हिस्सों सहित यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के लगभग 51% भूभाग पर लागू की गई थी। क्षेत्र याद रखिएगा, 51%। ओके। इसके अंतर्गत किसानों को भूस्वामी मानकर लगान का निर्धारण किया गया और इसमें 20 से 30 साल हो जाने पर लगान का फिर से निर्धारण किया जाता था। पहली व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था आपने पढ़ ली। दूसरी है महालवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था के तहत क्या होता था कि गांव की बिरादरी अपने प्रतिनिधियों, जैसे कि कोई मुखिया है, लंबरदार है, इनके माध्यम से रकम चुकाने का जो भार है वो अपने ऊपर लेती थी। और यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रांत, पंजाब के अर्थात भारत की कुल 30% भूमि पर लागू था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में लागू हुई 51% भूभाग पर। सबसे पहले बम्बई में, मद्रास, असम तथा कुर्ग का भी क्षेत्र था, तमिलनाडु का 12 महल वाला क्षेत्र था। इन सबको मिलाकर 51% भूभाग था। लेकिन महालवाड़ी व्यवस्था में उत्तर प्रदेश था, मध्य प्रांत का क्षेत्र था, पंजाब था। 30% भूमि पर ये महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। मार्टिन बर्ड को उत्तरी भारत में भूमि का व्यवस्था जो है, भूमि व्यवस्था है, इसके प्रवर्तक के नाम से स्मरण किया जाता है। अभी आपने मेरे साथ 3 कठिया प्रथा को देखा था कि 3/20वें भाग पर पूरे इस क्षेत्र पर क्या किया जाता था? नील की खेती की जाती थी। और नील की खेती से कृषक बहुत ज़्यादा परेशान थे उस समय। और नील दर्पण में एक पुस्तक थी, दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित एक तरह का नाटक था, 1860 में इन्होंने लिखा था। और इसमें जो नील की खेती करने वाले कृषक थे, इनकी दयनीय दशा का वर्णन उन्होंने किया था। नील के रंग बनाने का उद्योग भारत में 18वीं सदी के अंत में शुरू किया गया था। फिर है स्थायी बंदोबस्त। पहला रैयतवाड़ी व्यवस्था पढ़ी, दूसरी महलवाड़ी बंदोबस्त पढ़ी, तीसरा स्थायी बंदोबस्त है। और ये व्यवस्था शुरू किसने की? तो कॉर्नवालिस ने शुरू की। और इनके साथ सुझाव किसने दिया था? तो जॉन सोर का नाम याद रखिएगा। 1793 में लागू की गई थी। इसके तहत क्या हुआ कि लगान की एक निश्चित मात्रा तय की गई जो जमींदारों को देना होता था।
हमेशा के लिए निर्धारित कर दी गई थी। जमींदार अपनी सेवाओं के लिए एक हिस्सा जो 1/11वां भाग था वो अपने पास रखते थे और यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा बनारस के क्षेत्रों में लागू की गई। इसके साथ साथ कर्नाटक भी था। तो 19% भूभाग पर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी। तो सबसे पहले रैयतवाड़ी पढ़ी 51% भूभाग पर। दूसरा आपने महलवाड़ी पढ़ा 30% भूभाग पर। इसके बाद आपने पढ़ा 19% भूभाग पर स्थायी बंदोबस्त था। ये आपको याद रखना है। डेट याद रखिए किसके द्वारा लागू की गई। ये भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था आपको याद रखनी है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी भी पॉइंट में, किसी भी फैक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई सुझाव है इन क्लासेस को लेकर के वो भी बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। इसके अलावा मैं बोलूँगी आप लोग से कि गूगल प्ले स्टोर पर जा करके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि आपको सभी कोर्स से रिलेटेड जानकारी वहाँ पर मिल जाएंगी। कोई नया इनिशिएटिव स्टार्ट होता है वो भी आपको ऐप पर ही मिलेगा। आप कोई कोर्स भी ज्वाइन करते हैं उससे रिलेटेड सारी जानकारी वहाँ पर मिलेगी। पेड कोर्स ज्वाइन करने पर ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करते ही आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। किसी भी कोर्स के बारे में अन्य जानकारी लेनी है तो ये नंबर्स आपके सामने दिए गए हैं। आप कॉल या मैसेज करके इनसे जानकारी ले सकते हैं। अभी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी जैसे कि कवर कर चुके हैं और हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आपको डिटेल में इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, अच्छे से क्लियर करना है, उनकी PDF चाहिए या अदर कोई कोर्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर आप फुल पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी दी जाती हैं, तो आप क्लासेस के साथ समझ सकते हैं अपने कंटेंट को। प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं या मेंस की कर रहे हैं, कंबाइंड प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर कराया जाएगा लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार। रात वाली भी क्लास साथ में करते रहिए जहाँ पे प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो दोनों क्लास अगर आप करते रहेंगे तो आप एग्ज़ाम तक काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके होंगे। तो मैं मिलती हूँ अब अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।